नमस्कार, सनराइज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पिछले दिनों हमने आपको उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ओपिनियन पोल जो हमारे सटीक सर्वे बैठ रहे हैं उनको बताया। उसके बाद हमने पंजाब और गोवा की भी बात की। आज आपसे बात करेंगे जो चुनाव होने वाले हैं मणिपुर में। मणिपुर एक भारत का ऐसा राज्य जो सबसे छोटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लगभग 28 लाख लोगों की वहां आबादी है। और जो चुनाव जैसे जैसे आते हैं तो हम वहां के चुनावों की जो रणनीति होती है, सियासी रणनीतियां बिछती हैं वहां पे, उसकी कल्पना उत्तर प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड जैसी नहीं होती है। वहां पर अलग अलग क्षेत्रीय दलों की सरकारें होती हैं, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अहम भूमिका में रहती है, लेकिन इस बार टीएमसी भी दमदारी से वहां चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जब 2012 की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस वहां से 7 सीटें निकाल पाई थी। 60 सीटों वाला ये पूरा राज्य है, 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें ममता बनर्जी ने निकाली थी। हालांकि पिछली बार जब 2017 का चुनाव हुआ उसमें ममता बनर्जी कुछ खास करामात नहीं दिखा पाई और सिर्फ 1 सीट उनकी हासिल हुई, उनको मिली। लेकिन इस बार की रणनीतियां अलग हो गई हैं। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उनका ढंग अलग है और जो भी पार्टियां रणनीतियां बना रही हैं उनमें गहमा गहमी शुरू हो गई है, क्योंकि अंदाज ये लग रहा है कि जिस तरह से टीएमसी वहां पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है और ममता बनर्जी ने इस बार वहां पर ऐसा चुनावों का संग्राम बिठाया, ऐसी रणनीतियां बिठाई हैं कि वहां पर अब सत्ता कुछ अलग से नजर आ रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे और पिछली बार 2017 के चुनावों से महज 4 महीने पहले ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अमित शाह उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अमित शाह के नेतृत्व में ये पूरा 2017 का वहां पर चुनाव लड़ा गया। इतनी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की अगर हम बात करें तो 21 सीटें मिली थी। ये सिर्फ एन बीरेन सिंह के चेहरे पर लड़ा हुआ चुनाव था। अब आप खुद समझ गए होंगे कि 4 महीने की मेहनत से 15 सालों से जो गढ़ जमाए बैठी थी कांग्रेस, उसको उखाड़ फेंकने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के चुनावों में किया है। इस बार एक अलग और है कि लोक जनशक्ति वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, वो एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ रही है। काफी अहम होती है वो पार्टी, लेकिन सियासतकारों का ऐसा मानना है, सियासी पंडितों का ऐसा कहना है, उनकी जो गणित लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा इससे नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसी पूरे राज्य पर बात होगी। मेरे साथ सलोनी है। सलोनी आपके सनराइज न्यूज में स्पोर्ट्स का सेगमेंट और हेल्थ सेगमेंट कवर करती हैं। मेरे साथ एक और शख्स विशाल है। विशाल आपको ग्राउंड जीरो से सारी खबरें, जो जमीनी हालात होते हैं वो चल रहे होते हैं, उनकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मणिपुर पर बात करने के लिए वहां के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, मैं सलोनी की तरफ रुख करूंगा। सलोनी, क्या कुछ सियासी रणनीतियां वहां पर रहने वाली हैं और क्या कुछ मुद्दों को लेकर के वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जी देखिए उज्जवल, जब भी किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो वहाँ के मुद्दे जो हैं सबसे ज़्यादा उभर के आते हैं कि कौन सी पार्टी किन मुद्दों को आगे लेके जाएगी और कौन सी पार्टी किन मुद्दों को आगे जाके अगर वो पार्टी बनती है तो कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनमें वो सुधार लेके आएगी। 2017 की अगर मैं एक बार नज़र डालूँ, 2017 में डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी जो था एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है मणिपुर में उभर के आया था। तो वहीं अगर हम मैं 5 साल बाद यानी कि 2021 के मुद्दों की बात करूँ तो हालांकि ये सिर्फ 2021 के मुद्दे नहीं है, ये हमेशा से वो मुद्दे रहे हैं जो मणिपुर में हमेशा से कह सकते हैं उभर के सामने आए हैं या हमेशा से चमकते रहे हैं। एक मुद्दा है आपका आर्म्ड फोर्स का। ये मुद्दा बहुत ज्यादा खास हो जाता है मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में बराबर से धारा 144 जो है वो लगी रहती है। वहां पे लोगों का यही मानना होता है कि जो आर्म फोर्स जिस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, आर्म फोर्स जिस तरीके से इस टाइम मणिपुर में काम कर रही है, उसको बदलने की बहुत ज्यादा वहां पे जरूरत है। क्योंकि वहां पे कोई भी दंगा वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ उस पर नतीजा निकाले हुए या कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बिना बातचीत करे हुए तुरंत के तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिसके बाद मणिपुर की जनता भी यही चाहती है, मणिपुर के नागरिक भी यही चाहते हैं कि जो भी सरकार इस टाइम आए या आने वाले वक्त में जो भी सरकार आए वो इस मुद्दे को उठाए। लेकिन सरकारें आती हैं, 5 साल अपना राज करके चली जाती हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है बंद का बंद रह जाता है। अब आगे अब दूसरा मुद्दा जो मणिपुर का, सिर्फ मणिपुर का ही बेरोजगारी
बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी जो है वो हर राज्य का मुद्दा है। जब भी इलेक्शन आते हैं बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे कह सकते हैं एक मुद्दा बन के सामने आता है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे मणिपुर का नहीं बाकी सारे राज्यों का। हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, हमने पंजाब की बात कर ली, हमने गोवा की बात कर ली और अब हम चौथा राज्य मणिपुर की बात सामने लेके आए हैं, मणिपुर के मुद्दों की बात लेके आए हैं। तो बेरोजगारी जो है वो मणिपुर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा योगदान भी बेरोजगारी जो है वो मणिपुर के जो मुद्दे हैं उनमें एक रोल कह सकते हैं प्ले करता है। तीसरा मुद्दा आता है दल बदल। ये आपने भी पहले बताया था कि जो इस टाइम की जो सीएम है वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहां भी यही हाल है, मणिपुर में भी यही हाल है कि जिस तरीके से कोई भी अगर पार्टी कोई जीतती है, अगर वो पहले कांग्रेस में होती है तो 3-4 महीने बाद वो बीजेपी में चली जाती है। तो ये अपने आप में एक मुद्दा नागरिकों के लिए हो सकता है कि जो जनता है मणिपुर की वो किस पे विश्वास करे और किस पे विश्वास करके वो अपना सीएम चुने, या किस पे विश्वास करके वो आने वाले जो पीढ़ी है या आने वाली जो लोग हैं उनको किस तरीके से वो समझाए कि हमें किसको चुनना चाहिए और हमें किसको नहीं चुनना चाहिए। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं जो है मणिपुर में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो कहीं ना कहीं दिखती हमें नजर आती है कि मणिपुर में एक मार्केट है, वहां पे 4000 दुकानों में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही हमें काम करते हुए नजर आती हैं। तो जो भी पार्टी इस वक्त जीतने की पूरी कोशिश करेगी वो महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट करेगी, क्योंकि महिलाएं जो है वो घर का काम भी करती है, साथ साथ बाहर भी वो कहीं ना कहीं योगदान हमें देखती हुई नजर आती हैं। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, वो महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट करेगी। हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो अब तक कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो है मणिपुर का चुनाव मतलब रैली करने अभी तक मणिपुर में नहीं पहुंचा है। किसी ने भी जनता से बात करने की कोशिश नहीं करी है, किसी ने कोई भी बड़ी घोषणाएं नहीं करी हैं आने वाले चुनाव को लेकर कि अगर हमारी पार्टी आती है तो हम जनता को ये भरोसा दिलाएंगे, हम जनता को ये यकीन दिलाएंगे। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक चीज है कि अभी तक कोई भी पार्टी मणिपुर में किसी ने भी अभी तक कहते कदम नहीं रखा है और जनता से बात करने की, जनता को लुभाने की अब तक किसी ने भी कोशिश नहीं करी है। देखना ये होगा, वक्त बहुत कम है, देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी वहां पे इस बार चौके छक्के की जो है वो बरसात हमें करते हुए मणिपुर में नजर आती है। उज्जवल बेशक सलोनी, अगर मोटे मोटे सलोनी ने जो पूरी बात बताई है उनके मुद्दों की बात करें तो एक जो सबसे बड़ा आपने मुद्दा बताया वो दल बदल का मुद्दा है। वहां के कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो बिल्कुल भी ये परहेज नहीं करती हैं कि कल तक वो अगर कांग्रेस में थी तो आज वो बीजेपी में चली जाती हैं और एनडीए के साथ गठबंधन करके वहां सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। यानी अगर साफ शब्दों में कहूं या जमीन से जुड़े शब्दों में कहूं तो सत्ता की मलाई को चाटने के लिए वो किसी भी हद तक और किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार रहती हैं वहां पर। एक सबसे बड़ी बात महिलाओं की जो आपने बताया कि मणिपुर में जो इम्फाल में एक मार्केट लगती है, लगभग 4000 महिलाएं उस मार्केट को संभालती हैं। उन महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा वहां पे इस बार उठने वाला है, क्योंकि वो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं वहां के, और साथ ही साथ उन महिलाओं के कंधों पर वहां की कई सारी अर्थव्यवस्था को चलाने की एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर पहुंचती है। आर्म फोर्सेस एक सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर बनकर के सामने आ रहा है। जिस तरह से वहां पर जो उग्रवादियों का पूरा एक समूह, पूरा एक संगठन होता है, वो उग्र हो जाता है तो उनको संभालने के लिए आर्म फोर्सेस होती हैं। थोड़ा सा और आपको एक नजर जो भारतीय जनता पार्टी की वहां रणनीति है उस पर मैं बता दूं कि मणिपुर के अंदर 1952 से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय है। ये 1952 से और आज तक के वक्त में आरएसएस ने अपनी कई इकाइयां, लगभग वर्तमान में उसकी 115 इकाइयां चल रही हैं, और उसी के साथ 3 इकाइयों पर वो काम करती है। जो उसका मेन थीम है वो वहां की पहली शाखा लगाती है, मिलन करवाती है और मंडली लगाती है। तो इस तरह से आरएसएस वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा एक समुदाय जो क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी मणिपुर में ब्राह्मणों का भी एक बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि मणिपुर के अंदर के जो ब्राह्मण होते हैं उनको बोमन कहा जाता है, और ये जो बोमन जाति होती है ये लगभग वहां की 20% मणिपुर के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इसी बोमन जाति के लोगों के ऊपर रहता है। इस बार की एक बड़ी खबर वहां से ये भी है कि राज्यसभा सांसद जो मैरी कॉम है उनके जो पति इस बार वहां से चुनाव लड़ेंगे, ओंखलर। तो वो रणनीति और देखने लायक होगी कि वो चुनाव किस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं, किस पार्टी
को वो पहुंच करके वहां पे फायदा पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पे और अंदर से अगर डीप से आपको रणनीतिक चुनावी रणनीतियां जो चल रही हैं, वहां की जो सियासी उठापटक है, उसको समझने के लिए मैं विशाल की तरफ रुख करूंगा। विशाल आपको बताएंगे वहां का क्या कुछ हाल है। सबसे पहले तो उज्जवल मैं बात करना चाहूँगा आरएसएस की। जैसे कि आपने बताया कि आरएसएस ने वहाँ पर एक जो समुदाय है वहाँ पर अपना गढ़ बनाने का काम किया। बीजेपी ने आरएसएस की मदद से, आरएसएस जो संगठन है बीजेपी का, उसकी मदद से हिंदू, वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनके आसपास अपनी पैठ मजबूत कर ली। और पैठ मजबूत करिए मैथई जिसको कहा जाता है। मैथई एक बहुत बड़ा समुदाय है जो मणिपुर को की राजनीति को लेकर के खास महत्व रखता है। तो मैथई की अगर मैं बात करूं तो मैथई के समुदाय के बीच में बीजेपी आज मजबूत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा मैथई का जो मुद्दा है वो ये है कि वो अनुसूचित जाति में आता है, आदिवासी के रूप में जाना जाता है मैथई समाज। तो मैथई समाज के लोगों की इस बार मांग है कि उनको आरक्षण मिले, और ये पिछले कई सालों से मैथई के समुदाय के लोगों की मांग है कि आरक्षण मिले, उनको SC ST का कोई एक कोटा मिले, आरक्षण मिले, जिससे कि वो आसानी से अपनी सरकारी योजना और जो सरकारी नौकरी उस पर अपना आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। लेकिन वहाँ के जो अन्य समुदाय हैं, अन्य जो जातियाँ हैं, वो इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि मैथई को आरक्षण मिलेगा तो दूसरी जातियाँ भी सक्रिय हो जाएंगी, वो भी अपना अपना जो आरक्षण है वो मांगने का काम करेगी। तो इस वजह से अभी तक बीजेपी असमंजस में है कि आरक्षण की बात करें या ना करें प्रदेश में, क्योंकि अगर आरक्षण देती है बीजेपी तो दूसरी जातियाँ जो बीजेपी से छटक जाएगी, बीजेपी को इससे नुकसान होगा। और अगर आरक्षण नहीं देती है तो बीजेपी को इससे घाटा होगा, क्योंकि मैथई समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है। वहां पर काफी ज्यादातर फीसदी में जो लोग हैं मैथई के, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। और आरएसएस की पिछले सालों से जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी अगर बीजेपी को मैथई समाज से जो है नुकसान अगर मिल जाता है तो। लेकिन अगर सरकार आरक्षण देती है तो इससे सरकार को फायदा तो होगा, लेकिन जो दूसरी जाति के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ रहेंगे बीजेपी से, एनडीए की सरकार से। इसलिए वो बीजेपी कहीं ना कहीं सोच रही है कि हम इस मुद्दे को इग्नोर करें। अभी बीजेपी ने कोई बातचीत नहीं करी इस मुद्दे को लेके। वहीं अगर मैं कांग्रेस की, टीएमसी की या अदर पार्टी की बात करूं तो वो इस मुद्दे को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि मैथई समाज काफ़ी बड़ा है और चुनावों में इसकी राजनीति खेलना बहुत आसान है। इसलिए वो मैथई की जो राजनीति है उसको उठाने का काम कर रही है। टीएमसी, अगर ममता बनर्जी की मैं बात करूं, आपने भी जैसा कि बताया दर्शकों को कि टीएमसी 2012 में जब चुनाव लड़े थे तो उसने त्रिकोणीय चुनाव बना दिया था प्रदेश के चुनावों को और 7 सीटें वहां पर जीती। 2017 में बहुत खास प्रदर्शन नहीं रहा ममता बनर्जी टीएमसी का, लेकिन वो 1 सीट पा करके भी वहां की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जिस वजह से टीएमसी आज के दिनों में मणिपुर में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और चुनावों में कहीं ना कहीं टीएमसी ने कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों एक डराने का काम कर रखा है कि हाँ, तुम्हारे अलावा हम भी इस खेल में मौजूद है, हम भी चुनावी मैदान में मौजूद है। और यही वजह है कि गोवा की तरह ही स्थिति मणिपुर में भी टीएमसी की नजर होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं मैथई के समाज की अगर बात करूं तो हो सकता है आने वाले दिनों में, चाहे चुनाव के बाद की मैं बात करूं या 2024 के चुनावों से पहले, मैथई समाज अपने एक अलग राज्य की भी मांग कर सकता है, क्योंकि मैथई समाज के जो लोग हैं उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि म्यांमार की सीमा में हमारा क्षेत्र चला जाए, जिससे माफ़ कीजिएगा, म्यांमार की नागालैंड की तरफ उनका जो हिस्सा वो ना चला जाए, जिसकी वजह से मैथई के समुदाय को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेशनल पीपल्स पार्टी की। नेशनल पीपल्स पार्टी पिछले साल जो चुनाव हुए थे 2017 में, उसमें 4 सीटें लेकर के आई थी। लेकिन इस बार का आंकड़ा कुछ अलग है नेशनल पीपल्स पार्टी का। भले ही नेशनल पीपल पार्टी काफ़ी एक्टिव है मणिपुर में, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार आने वाले चुनावों को अगर मैं बात करूं तो एनपीपी का मानना है कि वो आने वाले चुनावों में 40 से 45 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में उसको 4 सीटें मिली थी, कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देखने को मिला था। आपने भी ये चीज़ बताई कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है बीजेपी के लिए काफ़ी अहम थी, लेकिन बीजेपी को इससे झटका पहले ही मिल चुका है चुनावों से पहले ही कि एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी वजह से अब एनडीए घबराई हुई है कि जिस क्षेत्रीय दलों के बलबूते, वहाँ के जो मुख्य दल है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, जिन क्षेत्रीय दलों के बलबूते वो लोग सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं, उसमें एनपीपी और लोक जनशक्ति पार्टी का काफ़ी अहम भूमिका रहती है। लेकिन अगर ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ नहीं लड़ेगी तो बीजेपी को इससे घाटा हो सकता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने ये भी बताई, जिक्र करा आपने कि मणिपुर को हमेशा से उस प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि वहाँ पर राजनीति हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति रही है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति ऐसा नहीं है कि 2017 या 2012 तक होती थी या फिर 2017 तक ही होती थी, वो आज के टाइम पर भी वहाँ पर हो रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता है जो अभी
बीजेपी में शामिल हुए। और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो हमेशा से इतनी एक्टिव है कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सीटें कितनी आनी है, उनको ये देखना होता है कि हम किस पार्टी की तरफ झुक करके सरकार को बना सकते हैं और किस पार्टी को कमजोर बना सकते हैं दूसरी साइड जा करके। तो ये जो अहम मुद्दे ये काफी अहम है। मणिपुर को लेकर के आर्म्ड फोर्स का मुद्दा, जैसा कि सलोनी ने बताया, आर्म्ड फोर्स का मुद्दा आजकल या परसों का नहीं है, ये लंबे समय से चलता आ रहा एक मुद्दा है, जो कि आने वाले चुनाव में अगर देखा जाए तो मैथई समुदाय के आरक्षण के बाद आर्म्ड फोर्स का मुद्दा सबसे ज्यादा खास होने वाला है। और इस पे बीजेपी को, माने या ना माने बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग, उनको घाटा इससे हो सकता है। और हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी यही एक वजह हो कि जिस वजह से वहां पर अलग हुई, क्योंकि लगातार ये जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे मैं लोक जनशक्ति पार्टी की बात करूं या नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करूं, ये लगातार वहाँ के जो आर्म्ड फोर्स की जो रणनीति है उसको हटाने के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। और बीजेपी इस पक्ष में नहीं दिखी कभी भी। पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं 2017 से, तो इस पक्ष में नहीं दिखी कि वो आर्म्ड फोर्स को हटाने का काम करे। बल्कि आज की दिन ये भी अगर मैं बात करूँ, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने रह गए हैं सिर्फ चुनावों को, लेकिन 2 महीने कि अगर मैं बात करूं तो आज भी बीजेपी अपना रुख साफ नहीं कर रही है कि आर्म्ड फोर्स को लेकर के उसको किस तरीके से आगे की रणनीति सेट करनी है। क्या वो अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर एनडीए की सरकार आती है प्रदेश में, तो क्या बीजेपी आने वाले दिनों में आर्म्ड फोर्स हटा देगी वहां से? क्योंकि माना जाता है कि प्रदेश काफ़ी संवेदनशील है और इसी वजह से वहां पर आर्म्ड फोर्स को हमेशा लागू रखा जाता है। यही वजह कि लेकिन वहां के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये जो मुद्दा है काफ़ी अहम होने वाला है मैथई समुदाय के आरक्षण के बाद। अगर मैं 2017 की मैं बात करूं, बीजेपी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं बनकर के उभरी थी उज्जवल। बीजेपी महज सिर्फ 21 सीटों पर अपना दबदबा दिखा पाई थी, वो भी अदर्स को लेकर के, अन्य दलों को, क्षेत्रीय दलों को लेकर के वहां पर उसने सरकार बनाने की बाजी मार ली थी। और अगर बहुमत कांग्रेस को मिल जाता, हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कोई खास जादू नहीं दिखा पाई। उस टाइम पर कांग्रेस के पास करीबन 28 सीटें आई थी और अदर्स के खाते में, अन्य दलों के खाते में, क्षेत्रीय दलों के खाते में 10 सीटें आई थी। उस 10 सीटों का फायदा, अन्य दलों का फायदा, क्षेत्रीय दलों का फायदा सिर्फ बीजेपी उठा पाई और कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो माना ही जाता है, बात होती है मणिपुर में कि राजनीति में दल बदल वहां चलता रहता है, शुरुआत से वहां चलता हुआ है। अगर मैं बात करूं 2017 की, जब अमित शाह वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष थे और वही चुनावों 2017 का जब चुनाव था तो उन्होंने सारी बागडोर संभाली हुई थी। और उस दौरान सबसे ज्यादा मणिपुर के अंदर जो दल बदल वाला खेल चल रहा था वो सबसे ज्यादा वहीं चल रहा था। और मणिपुर में कांग्रेस के जो सबसे दमदार नेता थे एन वीरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पार्टी में यानी बीजेपी में शामिल करवा लिया था और जिसकी वजह से कांग्रेस को सबसे ज्यादा घाटा और कांग्रेस वहां सरकार बनाने में असफल रही। वरना अगर मैं बात करता कि एन वीरेंद्र सिंह अगर 2017 में कांग्रेस में ही होते तो हो सकता था कि 2017 में कांग्रेस के पास वहां की सत्ता होती, और ये नहीं हो पाया, बीजेपी ने वहां पे बाजी मार ली। तो यही वजह है कि मणिपुर में इस तरीके की चीजें हमें अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है विशाल, तो आपने पूरा राजनीतिक परिदृश्य वहां का समझाया, जो सियासी उठापटक चल रही है, और आपने बताया जो मुद्दे, जो कुछ 10-15 दिन के मुद्दे नहीं है, कई सालों साल के मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस के मुद्दे हों, और ऐसे तमाम चीजें वहां पर इस बार की चुनावी रणनीतियां रहने वाली हैं और उसी पर सारी सियासत खेली जा रही है। तो मैं आपको उसके साथ ही एक जानकारी और दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां पर अपनी सियासी पारी खेल रही है, तो वो महिलाओं का भी सलोनी ने आपको बताया कि एक मुद्दा रहने वाला है। तो उसी में भारतीय जनता पार्टी वही नक्शे कदम को और उसी को सियासत में रख करके, केंद्र करके, जो वहां की महिला नेता ए शारदा देवी हैं, उनको चेहरा बनाकर के इस बार चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस मणिपुर में 60 सीटों में चुनाव होते हैं। 31 का जो नंबर है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि ये बहुमत का आंकड़ा होता है। 31 सीटें जिस पार्टी की हो जाती हैं, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और बहुमत पाने के लिए जो सारे दल गठबंधन करके, जोड़ तोड़ करके 31 सीटों पर लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी मणिपुर का हम आपको ओपिनियन पोल बता दें जल्दी से, जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है, और इसके साथ ही पिछले चुनावों की तुलना में इस बार की जो सीटें निकल के आई हैं वो बहुत अहम है, और सारे जो रणनीतियां हैं वो इस बार बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि अभी के महीनों की, जो चंद महीनों में चुनाव की जो रणनीतियां बन रही है उसको लेकर के बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन करके
2017 में 21 सीटें लाई थी, इस बार 2022 में 23 से 27 सीटें मिलने का आंकड़ा उसको नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये लगभग 2 से 6 सीटों के साथ बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी को। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो 2017 में 28 सीटों के साथ वो सत्ता में आई थी और उसके साथ जो वहां पर बड़ा फेरबदल हुआ कि एन वीरेंद्र सिंह चले गए भाजपा में, तो उसको लेकर के नुकसान लिया। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो हमारा आंकड़ा निकल रहा है वो 21 से 25 सीटों का निकल रहा है, यानी 3 से 7 सीटों के नुकसान पर रहने वाली है कांग्रेस पार्टी। टीएमसी की बात कर लें, 2012 में बहुत अहम भूमिका निभाई थी 7 सीटों के साथ, 2017 में 1 सीट मिली। वो रणनीतियां सफल नहीं हुई ममता बनर्जी की, लेकिन इस बार टीएमसी बहुत बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, तीसरी पार्टी मुख्य पार्टी रहने वाली है वहां पर, और 6 से 8 सीटों के साथ इस बार सत्ता में रहने की जो कोशिश है, जो चुनाव जीतने की पारी दिख रही है वो 6 से 8 सीटों के साथ है, यानी 5 से 7 सीटों की बढ़त इस बार दिखाई दे रही है पिछली बार की अपेक्षा में। और अन्य क्षेत्रीय दलों की, छोटे छोटे दलों की बात कर ले तो 2017 में 10 सीटें उनकी निकली थी, लेकिन 2022 में इस बार 8 से 14 सीटों के साथ नुकसान और फायदे पे, लगभग 2 और 4 सीटों के साथ नुकसान और फायदे पर रहने वाली है। तो यह हमारा सबसे बड़ा ओपिनियन पोल था जो पिछले कुछ महीनों से रिसर्च टीम ने पूरा बैठकर निकाला है, और इसको पूरा एक एक मुद्दे क्या है, चुनावी रणनीतियां क्या है, उनको लेकर के ये ओपिनियन पोल निकला है। तो इस ओपिनियन पोल पर हमें अपनी राय जरूर दें, और इसके साथ ही जल्द ही आपको ये मणिपुर का था, हम उत्तराखंड का ओपिनियन पोल और दिखाएंगे, और उसी के साथ आप हमसे जुड़ो, इस पे अपनी राय दो, और इसी के साथ हमारा फेसबुक लाइव भी होता है, उस पर भी हमसे चर्चा करो। इन्हीं सब सीटों को लेकर के हम वहां बात करते हैं, आप भी जुड़ते हैं, कैमरे पर आते हैं और इसके साथ ही अपनी बात रखते हैं। तो फिलहाल मुझे, सलोनी और विशाल को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे आपको उत्तराखंड के ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।